गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग भारत की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति ली और पीएम मोदी ने भारत और कोरिया के बीच रिश्तों में महत्वपूर्ण समझौतों के साथ नया अध्याय जोड़ा है। एआई, टेक, चिप से लेकर एनर्जी तक व्यापार और निवेश पर रहा फोकस। वहीं भारत का बड़ा बाजार और कोरिया की स्मार्ट तकनीक मिलकर दुनिया में एक नया दबदबा बनाने जा रहे हैं। 8 सालों के बाद कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में बदलने की मजबूत नींव रखी है। विशेषज्ञों की नजर से समझेंगे भारत दक्षिण कोरिया के संबंधों को। इसी के साथ बात होगी संसद में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद बीजेपी ने विपक्ष की मानसिकता को बताया महिला विरोधी, और ये कहते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को संसद में गिराने को अपनी उपलब्धि बता रही है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की महिला आरक्षण कानून को लेकर अब आगे क्या है रणनीति। कानून के अधिसूचित होने के बाद क्या है अब कानून का भविष्य, महिला आरक्षण बिल के लागू होने का, और कितना करना पड़ेगा इंतजार। इन तमाम खबरों के साथ ही होगी देश दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। भारत और दक्षिण कोरिया का 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 अरब तक पहुंचाने का है लक्ष्य। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को बताया अहम, पीएम मोदी के विजन को सराहा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक, विपक्ष के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन। एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, कहा महिलाएं नहीं भूलेंगी अपना अपमान। विपक्ष ने भी किया पलटवार। तेईस अप्रैल के लिए प्रचंड प्रचार। बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भरी हुंकार तो टीएमसी और कांग्रेस ने भी तेज किया अभियान। तमिलनाडु में राहुल गांधी, स्टालिन समेत बीजेपी नेताओं ने किया धुआंधार प्रचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा संपन्न। दोनों देशों के बीच परस्पर संबंधों और विकास से जुड़े सहयोग को निरंतर मजबूती देने पर दिया बल। तमिल परिवारों के लिए 50,000 घरों का उपहार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में बस गिरने से 20 से अधिक लोगों की गई जान, बड़ी संख्या में यात्री घायल। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए। भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली मुलाकात। अपने पहले भारत दौरे में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। फैसला हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार दिया जाएगा। खेलों, औद्योगिक क्षेत्र, एमएसएमई, सांस्कृतिक और क्रिएटिव इंडस्ट्री में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही व्यापक आर्थिक सहयोग आशय पत्र और भारत कोरिया डिजिटल ब्रिज से जुड़े फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री ने साझा वक्तव्य में कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य, मार्केट इकोनॉमी और रूल ऑफ लॉ का सम्मान दोनों देशों के डीएनए में है। साथ ही हिंद प्रशांत को लेकर भी समान दृष्टिकोण है। $27 अरब के वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक ले जाने के लिए कई बड़े फैसले हुए। हम चिप्स से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे
और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। दोनों देश शिक्षा, अनुसंधान और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और दक्षिण कोरिया के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल होगा। पीएम ने कहा कि वैश्विक तनाव के दौर में दोनों देश शांति स्थिरता का संदेश देते हैं। इस अवसर पर वित्तीय प्रवाह सुगम बनाने के लिए भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत का भी ऐलान हुआ। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। कोरिया की कंपनीज, खासकर एसएमईज की भारत में एंट्री सहज करने के लिए हम कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी स्थापित करेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर हम भारत कोरिया ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड भी करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन की सराहना की। With the world's largest population and the 4th largest economy, India has emerged as a leader in the global south. And under your Viksit Bharat 2047 vision, this country is achieving remarkable developments. इससे पहले राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अतिथि राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच शिप बिल्डिंग, शिपिंग और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में सहयोग को नई गति मिली है। विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमारन ने बताया कि इस साझेदारी के तहत शिपयार्ड्स के अपग्रेड, नए ड्राई डॉक के निर्माण और ब्लॉक फैब्रिकेशन सुविधाओं के विकास पर जोर रहेगा। कोरियाई कंपनी एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ एमओयू का भी एक हिस्सा है और इसके अलावा फाइनेंसिंग, स्किल ट्रेनिंग, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज शेयरिंग पर भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। पी कुमारन के मुताबिक अगली पीढ़ी के पारंपरिक और ऑटोनॉमस मैरीटाइम सिस्टम और पोर्ट क्रेन्स के संयुक्त डिजाइन और निर्माण पर भी काम किया जाएगा। Several initiatives have been taken as a part of this at the level of industries too. One includes a non-binding MOU between the Korean shipbuilder HD Korea Shipbuilding and Offshore, HDKSOE, the identified cluster developer and facilitator. Overall, the emphasis is on upgrading existing shipyards, including developing block fabrication facilities and setting up a new dry dock to construct large and specialized vessels. We are also looking at financing and skill training. There will be also cooperation in developing port infrastructure, knowledge sharing, training our workers, and financing will be another area where the Maritime Development Fund and the Korean side's development partnership funds would be used for advancing this program. We are also looking at jointly designing, manufacturing, and supporting next generation conventional and autonomous maritime and port cranes. और भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा विशेष है भारत दक्षिण कोरिया संबंध चिप से शिप तक मजबूत। और चर्चा में शामिल हो रहे हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी। सबसे पहले तो उथल पुथल भरी इस दुनिया में इस समय जो हाल दुनिया का चल रहा है, ऐसे में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का भारत दौरा और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच जो महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनकी गिनती 20 से ज्यादा है अशोक जी, ऐसे में आप कैसे देखते हैं दोनों देशों के रिश्तों को आज इस यात्रा के बाद से? जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और
ऋतु जी, जैसे आपने कहा और जैसे आपने पहले दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा ये इसके बारे में, जो ये इस समय पूरे विश्व में बहुत उथल पुथल हो रही है। हम देख रहे हैं बहुत युद्ध चल रहे हैं और बहुत अशांति की स्थिति है, और इसकी वजह से पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। और ऐसे समय में दोनों भारत और दक्षिण कोरिया ये बहुत ही स्थायी देश हैं, चाहे आप उनकी पॉलिटिक्स देखिए, चाहे उनका इकोनॉमी देखिए, दोनों ही बड़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं। दोनों देशों के अगर आप देखिए वैल्यू सिस्टम्स, डेमोक्रेसीज हैं, रूल ऑफ लॉ देखते हैं, प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज हैं, और अगर उनका अंतर्राष्ट्रीय नजरिया भी आप देखिए तो वो भी बिल्कुल वही है, जो चाहे इंडो पैसिफिक में शांति हो, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हम चाहते हो, और दोनों देशों के साथ एक दूसरे के साथ जो हमारे संबंध हैं बहुत गहरे हैं, बहुत ऐतिहासिक हैं, बहुत सांस्कृतिक हैं, 2000 साल पुराने हैं, परंतु इनको आगे ले जा रहे हैं। और जैसे आपने बिल्कुल बताया, बहुत सारे, जैसे इसको कहा जाए 4 आउटकम्स हैं, 15 एमओयू साइन हुए हैं, 6 अनाउंसमेंट्स हुई हैं, तो मतलब बहुत ही दोनों देशों का जो विजन है, जो नजरिया है, बहुत व्यापी है और बहुत ही फ्यूचर लुकिंग है। अब अगर इसका और विश्लेषण किया जाए अशोक जी, और आपकी मदद से इसको जानना चाहेंगे, जब 2030 तक का 50 अरब डॉलर का एक तरह से दोनों ने अपना द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है, तो क्या अब व्यापार, आपको लगता है व्यापार का नया रास्ता समंदर से होके गुजरने जा रहा है? शिपिंग के क्षेत्र में साउथ कोरिया का बड़ा दबदबा है, ऐसे में भारत को किस तरह से इस क्षेत्र में एक बड़ी मदद मिलने जा रही है? जी ऋतु जी, आपने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने उनके ऊपर अंकित किया है। एक तो है हमारे दोनों देशों का व्यापार कैसे चल रहा है, और व्यापार में अगर देखा जाए तो करीब 26-27 बिलियन डॉलर हमारा द्विपक्षीय व्यापार है, आर्थिक जो कोऑपरेशन है। 2010 में हमने अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया था। वो उससे जो द्विपक्षीय व्यापार है वो आगे तो बढ़ा है। उस समय करीब 14 बिलियन था, अब करीब 26-27 बिलियन हो गया है, तो मतलब करीब 90-92% आगे बढ़ा है। परंतु उसको अगर आप देखें तो उसमें से 21 बिलियन है जो कि हम दक्षिण कोरिया से आयात करते हैं। हमारा जो निर्यात है वहां पर वो करीब 5-6 बिलियन डॉलर है। मतलब जो हमें उम्मीद थी जब हमने ये सेपा साइन किया था, जो उम्मीद थी, जो हमारा जो निर्यात है यहाँ से दक्षिण कोरिया के लिए, वो नहीं बढ़े हैं, तो उसके ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देना है। और यही प्रधानमंत्री मोदी ने आपने वक्तव्य में आज कहा, जो हम इसके बारे में बात करते रहे हैं, जो हमको सेपा को अपग्रेड करना है, हमको इसको और ऊपर स्तर पर लाना है, जिससे कि भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, भारत की जो वस्तुएं हैं, उनको भी वहां पर अच्छा मार्केट मिल सके और उनको भी वहां पर निर्यात करने में सहायता दे। ये वाला जो सेपा है उससे सहायता मिले, अभी तक नहीं मिल रही है। तो अब जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो इस साल ये वाला जो है इसका अपग्रेडेशन हो जाएगा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसको हम 26-27 बिलियन डॉलर से 50 बिलियन डॉलर तक 2030 तक, मतलब अगले 3-3.5 साल में ले जाएंगे। दूसरी बात आपने कही शिप बिल्डिंग और पोर्ट्स के डेवलपमेंट में, वो बहुत ही मेरे विचार से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, शिप बिल्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है पूरे विश्व में दक्षिण कोरिया का। और हम यहाँ पर जो भी हमारा जाता है व्यापार, सारा करीब 90% से ज्यादा हमारा व्यापार मैरीटाइम रूट से जाता है, और उसमें 90% से ज्यादा जो शिप्स हैं वो हमारी अपनी नहीं है, वो दूसरे देशों की हैं। तो इसीलिए इसमें बहुत ही ज्यादा हमारे लिए पोटेंशियल है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और दक्षिण कोरिया के साथ हम सहयोग करके इस क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। जी अशोक जी, शिपिंग और पोर्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत लगातार कई सहयोग समझौतों पर कई देशों के साथ काम कर रहा है। ऐसे में दक्षिण कोरिया के साथ का समझौता किस तरह से अलग दिखता है आपको? बिल्कुल अलग दिखता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया का इसमें बहुत ही ज्यादा, अगर देखें विश्व में, तो इसमें बहुत ही ज्यादा उसका योगदान है। और जो ऐसे देश हैं जैसे चीन में है, चीन के साथ हम इन क्षेत्रों में इतना ज्यादा अपने सहयोग को आगे नहीं ले जा सकते, परंतु
जैसे मैंने पहले भी बताया, जो हमारे दोनों देशों के वैल्यू सिस्टम भी सेम है, हमारा सोचने का ढंग एक है और हमारी मित्रता भी है, बहुत ही पुरानी मित्रता है। और इसीलिए हम इस सहयोग को बड़े अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं और ये विन विन सिचुएशन होगी। इसके बारे में जो ये MOU साइन हुए हैं, मैं समझता हूं जो इनका अच्छा नतीजा होगा और हम अच्छे इसके रिजल्ट्स अगले जल्दी ही समय में देख पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। स्टार्टअप, इनोवेशन, इकोसिस्टम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज पर भी सहयोग को आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में मेक इन इंडिया को भी, ये जो आज समझौते हुए हैं, वो एक बड़ा बूस्ट देने जा रहे हैं भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सज्जनहार जी, हमारे पास समय कम है अभी तक के जुड़ने के लिए। और आइए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जानेंगे कि संसद में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद से, ये संसद के बाद जिस तरह से सड़कों पर इस समय विपक्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने खुलकर सड़क पे आई है और इस मोर्चे को खोला है, जिसमें विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? अरे काहे का इजी, ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भैया, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा the taste of India, जरा सी अनबन प्यार, जरा सा the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India, छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक हमलावर है बीजेपी, जहां बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर जनमत का ऐसा व्यापक जन आंदोलन उत्पन्न करेंगे कि सभी विपक्षी दल समर्थन करने के लिए विवश हो जाएंगे। वहीं पटना, जयपुर, भोपाल की सड़कों पर बीजेपी महिला मोर्चा ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है, जो महिला आरक्षण से संबंधित होगा। देखिए ये रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के लिए मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान से लेकर बिहार तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला सशक्तिकरण की डगर अब सियासी दंगल में तब्दील हो चुकी है। महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर बीजेपी ने विपक्षी खेमे के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है।
बीते रविवार को कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने विपक्ष को घेरा तो आज मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष कभी नहीं चाहता कि महिलाओं को उनका हक मिले। हम जनमत का ऐसा व्यापक जन आंदोलन उत्पन्न करेंगे कि वो महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए विवश हो जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम सब बहनों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग पूरे देश में और महाराष्ट्र में इसके खिलाफ अलग जगाएंगे, महिलाओं तक जाएंगे, महिलाओं का इतना बड़ा ज्वार खड़ा करेंगे, इतनी बड़ी लहर खड़ी करेंगे कि इनको आने वाले दिनों में अपनी भूमिका बदलनी पड़ेगी और इस बिल को समर्थन देना पड़ेगा। नारी सशक्तिकरण अधिनियम का विरोध करके जो बिल गिराया, पूरा देश आक्रोशित है। मध्य प्रदेश भी इस मामले में बहनों के साथ है। हम सब मिलकर के बहनों के इस अधिकार में उनके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम निंदा करते हैं और इस आक्रोश को नीचे तक ले जाएंगे। दूसरी ओर पटना में बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आज जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और पटना की मेयर सीता साहू समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुई। पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो मुकर जाते हैं। बिहार सीएम ने कहा कि महिलाओं का हक दिलवा कर रहेंगे। मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपके लिए कानून बनाई है और आपको न्याय दिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। साथियों, ये तस्वीरें गवाह हैं उस गुस्से की जो देश की महिलाओं के भीतर सुलग रहा है। भोपाल से लेकर पटना और मुंबई से लेकर जयपुर तक महिलाएं विपक्ष के इस रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। महिलाओं का कहना है कि विपक्ष ने उनके राजनीतिक भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं विपक्ष अपनी दलील पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसे विपक्ष की एकता की जीत बता रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सवाल उठाया कि अगर हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाई जाती हैं तो आपको दिक्कत क्या है। 3 दिन का विशेष सत्र जो अचानक बुलाया गया था, इसमें लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, विपक्ष एकता और एकजुटता की जीत हुई है और संघीय ढांचे की जीत हुई है। There must be some logic for argument. लॉजिक क्या है? किसी भी तर्क में कुछ लॉजिक तो होना ही चाहिए। 50% of seats. अगर हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाई जाती हैं तो आपको क्या दिक्कत है? उन्हें इसका जवाब देना होगा। सबको एक जैसा फायदा मिलेगा और महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलेगा। And also women get reservation. वहीं इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। ये विशेष सत्र महिला आरक्षण से संबंधित होगा। एक दिन के सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा और प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जहां एनडीए विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहीं महिला आरक्षण के मुद्दे पर उठे विरोध से विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश में हैं। महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित न होने का ठीकरा कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सिर फूट रहा है। सपा भी उसमें अहम भागीदार है। यूपी में अकेले ताल ठोंक रहे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संकेत दिया है कि सपा और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर बीजेपी हमलावर है। समाजवादी पार्टी के ऊपर आम जनमानस को कतई कोई भरोसा नहीं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की आंखें नहीं खुली हैं। वो लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार समाज को भ्रमित करने के नियत के साथ काम कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर जारी सियासत क्या करवट लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश भर की महिलाओं में विपक्षी दलों के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा रहा है। पटना से मधुरेश नारायण और लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आपको बताते हैं एक बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने खारिज की जज को हटाने की मांग वाली याचिका। कोर्ट ने केजरीवाल की दलीलों को निराधार बताया। जज किसी मुवक्किल के संदेह के आधार पर सुनवाई से हटने का फैसला नहीं ले सकता है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया
जिसमें शराब नीति केस की सुनवाई से हटने की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि महज आशंका के आधार पर किसी को अदालत से राहत नहीं मिलेगी। कोई जज किसी मामले से खुद को अलग नहीं कर सकता। उन्होंने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दायर खुद को अलग करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास सारथी। विकास, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इस मामले में जो बाकी लोग हैं जिनको आरोपी बनाया गया था, इन सभी ने ज्यादातर लोगों ने ये मांग की थी कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले को ना सुने। इसको लेकर के उन्होंने कुछ बातें भी रखी थी। उनका ये कहना था कि वो जज की निष्पक्षता को लेकर के सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिनके चलते उनको लगता है कि जज एक तरीके से बायस्ड हो सकते हैं, उनका झुकाव हो सकता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इन पर बड़ी दलीलें रखी थी। अरविंद केजरीवाल ने खुद आर्ग्यूमेंट किया था और 10 पॉइंट गिनाए थे। उन सभी 10 पॉइंट का आप माने कि जस्टिस शर्मा ने लगभग 1 घंटे के आसपास पूरा अपना ऑर्डर डिक्टेट किया है और इन सभी 10 बिंदुओं का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत आसान था खुद को रिक्यूज करना, वो सबसे आसान और रास्ता होता, लेकिन वो एस्केपिस्ट मोड होता, क्योंकि जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं वो केवल जज नहीं, वो व्यापक तौर पर न्यायपालिका के खिलाफ माने जाएंगे अगर वो बिना इसको सुने, बिना इसकी मेरिट्स में गए सुनवाई से हट जाती हैं। तो उन्होंने उन सभी 10 बिंदुओं पर अपना जवाब कोर्ट में रखा। ये बताया कि जो बातें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं वो सब केवल अनुमान पर हैं, उनमें कोई फैक्ट ऐसा नहीं है जिसके आधार पर किसी जज को खुद को रिक्यूज करना चाहिए जी। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि अब मैंने एप्लीकेशन पूरी विस्तार से सुनी है, केजरीवाल के उन 10 बिंदुओं को भी सुना है, तो अब अगर मैं रिक्यूज खुद को करूं तो इसका इम्प्लीकेशन ये भी होगा कि ये केवल उन तक सीमित नहीं रहेगी बात, किसी भी मामले में इसी आदेश का, उसी फैसले का हवाला देकर, मान लीजिए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा खुद को रिक्यूज कर लेती, तो उसी ऑर्डर और उसी जजमेंट को साइड करके अन्य आरोपी भी किसी भी जज से कहते कि आप मेरे मामले को मत सुनिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बेहद दुविधा में हूं और इसीलिए मैंने विस्तार से पूरा फैसला लिखा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मेन जो मामला है, अपील जो है सीबीआई की, उस पर जब मैं सुनवाई करूंगी तो मैं ये भूल के करूंगी कि मैंने इस मामले में रिक्यूजल को लेकर के कोई एप्लीकेशन सुनी थी। इसको लेकर के सभी लोग जो यहाँ पर रिक्यूजल की मांग कर रहे थे वो निश्चिंत रहें, पूरी तरह मेरिट्स पर कोर्ट सुनेगा और वो इस बात को खुद देखेंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल विकास, इसमें 2 बातें एक बार कर लेते हैं विकास, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही थी वो भी बतानी बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जस्टिस शर्मा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें राहत देने से पहले इंकार कर चुकी हैं और उन्होंने मनीष सिसोदिया के, कविता सहित अन्य आरोपियों को की जमानत याचिकाओं पर भी उन्हें राहत नहीं दी थी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जस्टिस शर्मा ने कड़े और निर्णायक निष्कर्ष दिए हैं और इसी के जवाब में जो जज ने जो अपना तर्क दिया है, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि अगर ये अदालत खुद को इस मामले से अलग कर लेती तो ये एक तरह से हार मान लेना होता और ये संकेत जाता कि संस्था यानी जुडिशरी, जिसमें जज और अदालत दोनों शामिल हैं, को झुकाया, हिलाया और बदला जा सकता है। खुद को अलग करने की मांग वाली अर्जियां खारिज की जाती हैं। साथ ही विकास, उन्होंने जो एक और बात कही उस पर भी आपसे चाहेंगे आप उस पर अपनी बात रखें। जज ने कहा कि आरोपों के सामने अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता और ये कि किसी जज पर किए गए निजी हमले असल में खुद उस संस्थान पर किए गए हमले होते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि पूरे 10 बिंदु तो नहीं गिनाए जा सकते समय के चलते, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, जैसे केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि पहली सुनवाई, जिस दिन सीबीआई ने अपील पर सुनवाई के लिए पहली बार मामले को उठाया था, उस वक्त उनको नोटिस तो किया, लेकिन उनका पक्ष जाने बिना हाईकोर्ट ने कुछ राहत, इंटरिम रिलीफ सीबीआई को दे दिया था। इस पर उन्होंने कहा कि आप याद करें कि इससे जुड़े मामलों में जब वो हाईकोर्ट आए थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उनको भी दूसरी बेंच में पहली ही सुनवाई पर एक्स पार्टे इंटरिम रिलीफ दिए गए थे और वो राहत जो थी वो 3-3 साल चली। एक मामले में 3 साल से ज्यादा, एक मामले में 2 साल चली। तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर अगर दे देती है अर्जेंसी को देखते हुए कोई कोर्ट, तो वो गलत है और उससे किसी तरह के बायस का कोई कारण किसी को ढूंढना चाहिए। दूसरी बात, उनके परिवार को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे कि उनका बेटा बेटी केंद्र सरकार के पैनल में है। तो उन्होंने कहा, तो इसको लेकर के सीबीआई के जवाब और खुद अपने निष्कर्ष पर कोर्ट ने कहा कि अगर ये व्यवस्था कर दी जाएगी कि किसी जज का कोई भी परिवार का सदस्य वकालत में नहीं जा सकता है, तो ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है। जहां तक उन 2 लोगों की बात है, यानी उनके बेटे और बेटी के सेंट्रल पैनल में होने की बात है, तो बेटा पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल में है इस मामले के शुरू होने से बहुत पहले से। और दूसरी बात कि सभी को केसेस अलॉट किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि उन्हीं 2 लोगों को केसेस अलॉट किए जा रहे हैं,
इस पैनल में सबको केस अलॉट किए जाते हैं और ये उनकी फ्रीडम की भी बात है। बिल्कुल विकास, अरविंद केजरीवाल की उस सुनवाई को सुना गया, वो जो अपील उन्होंने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। जस्टिस शर्मा ही सुनवाई करेंगी और आवेदन खारिज किया गया। कहा गया कि निर्णय दबाव में नहीं लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर लौटते हैं महिला आरक्षण बिल पर। जिस तरह से आज देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी की महिला मोर्चाओं की महिलाओं ने एक तरह से संसद के बाद अब सड़क पे इस मोर्चे को खुले तौर पर विपक्ष को चुनौती दी है। इसी पर आज का हमारा विशेष है महिला आरक्षण बिल पर गरमाई सियासत। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। नेहा धवन, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, विजय कौशिक, कांग्रेस लीडर, और रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी नेहा जी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम करा 2023 में, एक लंबे संघर्ष के बाद, जब महिला आरक्षण बिल को एक कानून की शक्ल दी, लेकिन एक बार फिर जब उसको अमल कराने की बारी आई तो फिर राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं हुई और वही संघर्ष अब दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर तमाम महिलाएं सड़कों पर हैं। अब उसके अमल को लेकर सत्ता में आप हैं, तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में एक दिन का विशेष एक तरह से सत्र भी बुलाया जा रहा है, तो कैसे अब इसको निर्णायक इसकी परिणति पे पहुंचाया जाएगा महिला आरक्षण कानून को? देखिए ऋतु जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के राजनीतिक इतिहास की अगर मैं बात करूं तो 17 अप्रैल का दिन एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला ऐतिहासिक दिन हो सकता था, लेकिन भारतीय राजनीति की ये एक दुर्घटना मैं कहूंगी और दुखद दुर्घटना हुई, जिसमें आधी आबादी के हक को विपक्ष ने छीनने का काम किया, उसे दबाने का काम किया, उसे कुचलने का काम किया और देश की 70 करोड़ महिलाओं के साथ में पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम और विश्वासघात का काम किया है। देखिए, मैं बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ ऋतु जी, लेकिन इस देश की जब सामान्य परिवार की महिलाओं की बात आती है, जब गांव देहात के महिलाओं की बात आती है, क्योंकि 2023 में जब राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल को पास किया गया और जब कानून बनने वाला था और इस कानून बनने की प्रक्रिया में एक सामान्य परिवार की महिला, सामान्य क्षेत्र की महिलाओं के लिए रास्ता संसद तक का खुल रहा था, लेकिन उस रास्ते पर बुलडोजर फिरवाया, उस रास्ते को तोड़ा और ब्लॉक कर दिया गया, पत्थरों से उस रास्ते को रोक दिया गया। किसके द्वारा? विपक्ष के इंडी गठबंधन के द्वारा। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ऋतु जी ये है कि उन जो दल हैं, चाहे वो सपा है, चाहे वो कांग्रेस है, नेहा जी, महिला आरक्षण कानून के इतिहास में वो तारीख दर्ज हो गई है। अब बात आगे की होगी, अमल में लाना अब सबसे बड़ी समस्या हो गई है। तो सरकारें जो सत्ता में है वो क्या करने जा रही हैं? अब मैं इस पर भी अपनी बात रखूंगी, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगी आपके माध्यम से, जनता तक ये बात जानी चाहिए। उन दलों की प्रमुख महिलाएं ही नहीं चाहती कि आम परिवारों की महिलाओं के लिए संसद तक का रास्ता खुले। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आगे की जो हमारी रणनीति ऋतु जी रहने वाली है, जन जन तक इस बात को पहुंचाना, आम महिलाओं को इस आंदोलन के साथ जोड़ना, क्योंकि हम उनके असली हक की बात कर रहे हैं, हम उनके लिए सही मायने में उनके हकों का बचाव कर रहे हैं और हम सही मायने में इस देश की राजनीति में, इस देश के इतिहास में और इस देश की जो भविष्य होगा उसको बदलने का प्रयास कर रहे थे, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर। ठीक नेहा जी, आप अपनी प्रतिबद्धता बता रहे हैं। विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, कांग्रेस इस बात का श्रेय ले रही है कि संसद में महिला आरक्षण कानून को पारित नहीं होने दिया, संविधान संशोधन बिल को पारित नहीं होने दिया, जो कि कारण बना कि महिला आरक्षण कानून अभी लागू नहीं हो सकता। वो 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं मिल सकता 29 के चुनाव में जो हुआ है। लेकिन इसके आगे कांग्रेस की क्या रणनीति है? इसको अपनी एक उपलब्धि बताना या महिला आरक्षण कानून को लागू कराना उनकी उपलब्धि होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो बेवकूफी सत्ता में आकर देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, देश को कर्जे में डुबो रहे हैं, बेरोजगारी में डुबो रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, बात महिलाओं के सम्मान की करते हैं लेकिन अपमान करते हैं। महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए विजय जी कांग्रेस के पास अब क्या रणनीति है?
सड़कों पर उतरना, प्रदर्शन करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, संसद में ये संशोधन कानून गिर चुका है। अब महिलाएं जानना चाहती हैं अब ये कानून अमल में कैसे आएगा, विपक्ष की क्या भूमिका है, क्या रणनीति है? सुनिए, जो महिलाएं हैं वो जानती हैं कि उनके लिए क्या भला है क्या बुरा है। भाजपा के साथ काम करने वाली कुछ महिला कार्यकर्ताएं महिलाओं को बताकर तय नहीं कर सकती कि भाजपा जो कथित रूप से संशोधन इस महिला बिल को लेकर कर रही थी वो देश की महिलाओं के हित में है, कतई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए जिनका जवाब भाजपा के पास नहीं था। मौजूदा स्थिति में ही संसद के जो सदस्यों की जो लिस्ट है, जो उनका अनुपात है, उसमें 33% आरक्षण की बात हमने कहा है बेगर लोकसभा सीटों को बढ़ाए। मौजूदा परिस्थिति में ही आप महिलाओं को आरक्षण का लाभ दीजिए। इसके अलावा महिलाओं में भी पिछड़ी महिलाएं हैं या दलित महिलाएं हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। विजय जी, मैंने बहुत साफ आपसे पूछा कि कांग्रेस अब 543 सीटों पर ही, यानी जो मौजूदा संख्या है उसमें महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए क्या रणनीति है? उसके लिए हमारी सीधी सी रणनीति है कि जनता के बीच में जाकर सबसे पहले हम महिलाओं को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि इस तरह से बिल की आड़ में महिलाओं की आंखों में धूल झोंकी जाने वाली थी, जिसको कांग्रेस ने रोका है। और अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर रामकृपाल जी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो इस बिल को अमली जामा पहनाने जा रही थी, एक संशोधन विधेयक लेके आई। 2023 में सारी पार्टियां एकमत थी क्योंकि वो तुरंत लागू नहीं होना था। जैसे ही लागू होने की बारी आई तो विपक्ष ने अपना पलड़ा पीछे खींच लिया, अपना हाथ खींच लिया है। ऐसे में जानना ये चाहते हैं कि अब इसको इसकी निर्णायक परिणति तक कैसे पहुंचाया जाएगा, महिलाओं को उनका आरक्षण कैसे मिलेगा कानून मिल जाने के बाद? अब ऋतु जी, एक शुरुआत जो हुई थी सोनिया गांधी जी ने ही इसको लेकर के किया था और यह बिल राज्यसभा से पास हो गया था। लेकिन आप ताजुब करेंगे विरोध किसने किया? और इस एक ऐसा बिल था जिस पर बीजेपी कांग्रेस के साथ खड़ी थी। महिला इस बिल पर किसने विरोध किया था आपको पता है, साझे की सरकार थी। और जो पार्टियां आज न्याय की बात कर रही हैं, फाड़ के फेंका था लालू जी ने, फलाना, जितनी पार्टियां थी इनके विरोध के चलते मामला लटका रहा। मोदी जी आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ा करके और एक सपना साकार किया महिलाओं, और ये लगा था कि बुरा है। 2023 में जब जो बिल जिस रूप में पास हुआ, जो आज ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं, भाई ये तो उस बिल में भी नहीं था उस समय। जो आपने बिल पास किया है उसी के इम्प्लीमेंटेशन के तरीके सरकार बता रही थी। और मैं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस या अपोजिशन के लोगों का आधार क्या है। रामकृपाल जी, 2023 में इसे पास करने के पीछे क्या ऐसा दिखता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव था, विपक्षी पार्टियों ने भी सोचा कि 24 में लोकसभा चुनाव में जाने से पहले इतना बड़ा जोखिम नहीं लिया जा सकता और 23 में इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। लेकिन जब अमल की बात आई तो कोई ना कोई एक ऐसा अड़ंगा, वो चाहे ओबीसी कोटे का अड़ंगा लगाया जा रहा हो, चाहे परिसीमन का अड़ंगा लगाया जा रहा हो, अगर सीटें नहीं बढ़ेंगी तो किस तरह से उसे आप तार्किक अंत तक पहुंचाएंगे इस आरक्षण को? तो क्या अब किसको पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि अब यहां आके फंस गया है ये पूरा कानून? ऋतु जी, आपका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं जब तमाम सबको सुन रहा हूं विपक्ष का, कोई ये नहीं बता सकता है कि जो इस संविधान में संशोधन था उससे महिलाओं का नुकसान कहाँ हो रहा है। अभी चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब हर राज्य में 50% सीटें बढ़ रही हैं, बात वही है कि 100 अगर है उसमें 50 सबको दिया जा रहा है, तो नुकसान कहाँ है? मैं जो आप अभी कह रही थी किसका लाभ फायदा होगा, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐन मौके पर कांग्रेस ऐसा कदम उठाती है कि ताकि यह सुनिश्चित रहे कि वो विपक्ष अगली बार भी विपक्ष में बैठेगी, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व वही करेगी। इसके सिवाय मैं नहीं समझता हूं कोई समझदार पार्टी आज की तारीख में बिना कोई कारण बताए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक भी चीज बताई कि यह नुकसान होने जा रहा है,
मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। विजय जी, संसद के भीतर कांग्रेस इस बात को उपलब्धि भी मान रही है और इसका श्रेय भी पूरी तरह से लेना चाहती है कि उसने इस पूरे संविधान संशोधन बिल को गिरा दिया। तो क्या ये माने कि कांग्रेस इस बात का श्रेय भी ले रही है कि अपने आने वाले 10-15 साल तक महिलाओं को उनका आरक्षण नहीं मिलेगा, इस कानून को लागू नहीं होने देगी कांग्रेस? देखिए, आरक्षण से पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो देश को बचाना। अगर ये देश बचेगा तभी महिलाओं के हित और सम्मान की लड़ाई लड़ी जा सकेगी। आप देश की आधी आबादी के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके साथ ही नहीं हैं। देखिए बहन जी, आपने बता दिया बुलडोजर संस्कृति के बारे में बताया आपने। तो ये जो बुलडोजर संस्कृति है ये भारतीय जनता पार्टी बगल में विजय जी, महिलाओं को आरक्षण देने और महिलाओं के राजनीतिक अधिकार को देने में आपने तमाम उन समस्याओं को गिना दिया जो देश की बड़ी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं का हल है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार न दिया जाए, उन्हें संसद तक न पहुंचने दिया जाए, तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आप सरकारों से इसी के आधार पर अपनी जीत को तय करने जा रहे हैं। हालांकि महिलाओं ने एक लंबा संघर्ष करा है। 2023 तक इसे संसद के भीतर तक पहुंचाने के लिए महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष कौन आगे बढ़कर इस कानून को अमल में लाने के लिए एक सहमति की तरफ बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही इस मसले पर बात करने के लिए, क्योंकि ये मामला जल्दी थमने वाला नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खबरें चुनावी राज्यों की। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए, सबसे बेस्ट ये दही। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आइए अब देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होना है। सभी दलों ने मतदाताओं के लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। भाजपा की ओर से आज राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सहित असम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रचार की कमान संभाली। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी अपनी पार्टी की ओर से प्रचार किया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। सभी दलों के दिग्गज अपनी कुर्सी और साख बचाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी उम्मीदवार दिव्येंदु अधिकारी के समर्थन में रोड शो किया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में परिवर्तन का भरोसा जताया। तो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने ममता सरकार पर किसानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूँ, इस बार परिवर्तन होना चाहिए और यहाँ की माताओं बहनों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। 3 साल तक किसान सम्मान निधि में किसानों को
18,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। तो जो हम पैसा दे रहे हैं वो ले नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी खाने के मुद्दे पर बंगाल की सियासत गर्मा गई है। ममता बनर्जी ने बीरभूम के मुरारई की एक चुनावी जनसभा में इसका जिक्र किया। वहीं नक्सलबाड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार को घेरा। क्या प्रधानमंत्री की जेब में 10 रुपए का नोट रहता है? 10 रुपए निकालकर झालमुड़ी खा रहे हैं। वो झालमुड़ी भी खुद ही तैयार करवाई गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो दुकान में पहले से कैमरा कैसे लगा था? सब नाटक है। इनकी मंशा महिलाओं को रिजर्वेशन देने का नहीं है। इनकी मंशा डिलिमिशन एक्ट को ठीक कर लेके अपने मन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के वो फिर दोबारा 10-20 साल हुकूमत करना चाहते हैं। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवर्तन की आंधी है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर SIR को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बताया। तो वहीं पुरुलिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा करके ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। भाजपा आ रहा है, परिवर्तन का आंधी है। मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार बन रहा है। ममता बनर्जी फिर एक बार मेरा सामने उनको हार स्वीकार करने पड़ेगा भवानीपुर में। SIR का मतलब वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करना चाहिए। जो लोग मरा है, जो लोगों को 2-2 जगह में नाम है, ये लोग क्यों वोट देगा? और जो लोग बांग्लादेश से आए हैं, ये लोग क्यों वोट देगा? तो इसीलिए SIR को सब लोग कोऑपरेट करना चाहिए। यहाँ का कलाकार, यहाँ का कुमार जो दुर्गा मूर्ति को बेहतरीन स्वरूप दे करके जीवंतता का प्रतीक बनाता है, दुर्गा पूजा की पर प्रतिबंध करके मूर्ति विसर्जन को रोकने का काम करती है। बंगाल की धरा तो ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है, ये 4 मई को परिणाम आने पर ही पता चल सकेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। और पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहजता से झालमुड़ी की दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड सेट कर रहा है। जिस सहजता से इस वीडियो में प्रधानमंत्री एक साधारण झालमुड़ी की दुकान पर नजर आ रहे हैं, उसने लोगों का खासा ध्यान खींचा है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो ने महज 24 घंटे के भीतर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि फेसबुक पर भी इसे करीब 90 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, इस वीडियो का असर गूगल सर्च ट्रेंड्स पर भी देखने को मिल रहा है, जहां झालमुड़ी को लेकर सर्च ट्रैफिक पिछले 22 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों के बीच खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी जम्मू के उधमपुर में दर्दनाक हादसे। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। आता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान चली गई। एक निजी बस के खाई में गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई और 51 यात्री घायल हो गए। बचाव राहत कार्य के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रामनगर क्षेत्र के कारगोट गांव के पास एक यात्री बस के अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से यह हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी बस एक ब्लाइंड कर्व से गुजर रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। खाई में गिरी बस पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बचाव दलों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए जीएमसी उधमपुर पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया। 51 लोग अभी एडमिटेड हैं। उन 51 लोगों में से 44 लोग अभी उधमपुर में हैं और 6 रामनगर में हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और 2 पेशेंट जीएमसी जम्मू में। ये बहुत बदकिस्मती की बात रही कि 21 लोगों की डेथ हुई और सभी मिलकर सीएमओ से बात हो रही, तो वो सभी जो है अच्छा ट्रीटमेंट, जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो है उनको दिया जा रहा ताकि लोगों की जान बचाई सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति शोक संवेदना जताई और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा शोक जताते हुए दुर्घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई बस दुर्घटना अत्यंत दुखद है। हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस दुखद दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दुख व्यक्त किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर चालक नियंत्रण नहीं रख सका। वहीं घायलों के अनुसार बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। डीडी न्यूज के लिए उधमपुर से अचिन दुबे के साथ आयशु पुरी की रिपोर्ट। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद उपराष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा से मजबूत हुए द्विपक्षीय संबंधों पर डालेंगे नजर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी
पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को अपनी 2 दिवसीय श्रीलंका यात्रा संपन्न की। इस दौरे के मुख्य उद्देश्य में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना और जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा मुख्य रूप से शामिल रहा। उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के नुवारा एलिया में भारतीय आवास परियोजनाओं के तहत बने घरों का दौरा किया और लाभार्थियों से मुलाकात भी की। इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जाते हैं। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की 2 दिवसीय श्रीलंका यात्रा आज संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच परस्पर संबंधों और विकास से जुड़े सहयोग को निरंतर मजबूती देने पर बल दिया गया। अपनी यात्रा के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्रीलंका के नुवारा एलिया पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक रूप से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय आवासीय परियोजना के अंतर्गत निर्मित मकानों का दौरा किया और भारतीय मूल के तमिल समुदाय से बातचीत की और उनके जीवन में आए बदलावों को करीब से समझा। வணக்கம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்றைக்கு எனக்கு। இந்தியாவிலிருந்து துணை ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்தாங்க, ராதாகிருஷ்ணன் அவர் வந்தார்। அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका में तमिल समुदाय के कल्याण के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता है और भारत सरकार लगातार उनके विकास के लिए काम कर रही है। गौरतलब है कि श्रीलंका के उत्तरी, पूर्वी और मध्य बागानी क्षेत्रों में 50,000 मकान दिए जा चुके हैं। चौथे चरण के अंतर्गत 10,000 मकान देने की योजना है। उपराष्ट्रपति से बातचीत कर स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। प्रेसिडेंट्स आया, हम लोग का इतना खुशी है। ऐसा वाला कोई भी नहीं आया कि इधर बात नहीं किया। बच्चा लोग को चॉकलेट दिया, बहुत खुशी है। हमारे साथ बहुत बात किया। அவர்கள் வந்து டிஎன்இல பிரதேச மக்களை வந்து சந்திக்க வந்திருந்தாரு। அதனைட்டு நாங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்। தூரத்துல இருந்து இங்கே வந்து எங்களை उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सीता अम्मान मंदिर में दर्शन के लिए गए। श्रीलंका के नुवारा एलिया में सीता अम्मान मंदिर और अशोक वाटिका स्थित हैं। माना जाता है कि ये अशोक वाटिका वो स्थल है जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन यहाँ पर लोगों के पास आए। उन्होंने लोगों के घरों में जाकर बातचीत की, उनके साथ समय बिताया और छोटे बच्चों को उन्होंने चॉकलेट दी। इसको लेकर लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, श्रीलंका। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले। लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय